एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। उस गांव में एक वैद्यराज रहते थे जिनका नाम ज्ञानसुख था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उनकी औषधियों पर बहुत विश्वास करते थे। वो गांव में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। उनके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे। वैद्य जी को इसी बात का दुख सताता था। कई बार उन्होंने अपने बड़े बेटे सदानंद से कहा, बेटा, मुझसे औषधियों का ज्ञान सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मेरे बाद इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? अगर तुम इसे सीख लोगे तो घर का खर्चा भी निकलेगा और ये परंपरा भी चलती रहेगी। लेकिन सदानंद इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक बार वैद्य जी बहुत बीमार पड़ गए और उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। वैद्य जी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को तब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कुछ नहीं सीखा। वह अब भी कुछ सीख सकता था, इसलिए वह अपने पिता के पास पहुंचा। उस समय गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई थी। वैद्य जी ने उसे एक नुस्खा बताया और सदानंद ने उनके अंतिम शब्द सुन ही पाए। वैद्य जी ने कहा, हरड़ और सनाई को बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। वह महिला दवा लेकर चली गई और सदानंद ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी की तबीयत और बिगड़ने लगी और रात में उनका निधन हो गया। सदानंद ने वैद्य की परंपरा को संभालने का फैसला किया और औषधालय खोल लिया। सुबह से शाम तक वह दुकान पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी मरीज नहीं आया। शाम होते होते एक धोबिन दवा लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। सदानंद ने पूछा, क्या हुआ? धोबिन ने कहा, मेरा गधा खो गया है। वही मेरी रोजी रोटी का साधन था। उसके बिना मैं क्या करूंगी? ये सुनकर सदानंद ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हरड़ और सनाई को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। धोबिन ने वह चूर्ण खाया और फिर उसे बार बार दस्त लगने लगे। पूरा दिन इसी तरह बीत गया और वह खेतों में ही दौड़ती रही। शाम को धोबिन जब दूर खेत में गई तो देखा कि उसका गधा एक कोने में चल रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रात में ही वो वैद्यराज के पास गई और दवा के पैसों के साथ कुछ बख्शीश भी दे आई। उस नगर के राजा की रानी से उसकी अच्छी पहचान थी, इसलिए रानी ने धोबिन से अपने दिल की बात साझा की। रानी ने कहा, महाराज आजकल राजकाज में इतने व्यस्त हैं कि महल में आने का भी समय नहीं निकाल पाते। कई दिन हो गए हैं वो महल में दिखे तक नहीं। रानी बहुत परेशान थी। धोबिन ने जब रानी के कपड़े देने गई तो देखा कि रानी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने तुरंत पूछा, महारानी जी, क्या बात है? आज आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? रानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज अब महल में नहीं आते। सुना है वो दूसरी शादी की सोच रही हैं। ये सुनकर धोबिन को भी बहुत दुख हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी जी, एक उपाय है। रानी ने उत्सुकता से पूछा, धोबिन, क्या उपाय है? जो भी हो मैं करने को तैयार हूं। धोबिन ने कहा, हमारे गांव में एक वैद्यराज है, बहुत ही गुणी है और हर मर्ज का इलाज कर देते हैं। रानी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और उन्हें तुरंत यहां लेकर आओ। दासी दौड़कर गई और वैद्यराज को रानी की समस्या बताई। वैद्यराज ने सुना तो थोड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, यहां तो मैं धांधली कर रहा था, अब अगर मेरी पोल खुल गई तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन रानी का आदेश ठुकराना भी संभव नहीं था। उसने सोचा, न जाना भी खतरनाक होगा। दोनों तरफ से मरना तय है तो जाना ही बेहतर है। वैद्यराज ने अपना झोला उठाया और रानी के पास चले गए। उन्होंने रानी को दवा दी। हरड़ और सनाई का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ खा लें। रानी ने दवा खाई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। महाराज को खबर मिली तो वो तुरंत सारे काम छोड़कर महल आ गए। पूरी रात उन्होंने रानी की देखभाल की, जिससे रानी बहुत खुश हुई। अगले दिन रानी ने धोबिन से कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कड़वी तो बहुत थी, पर असर भी जबरदस्त हुआ। मुझे पूरा फायदा हुआ। रानी ने अपनी मोतियों की माला निकालकर धोबिन को दी और कहा, जाओ वैद्यराज को तुरंत बुलाकर लाओ। धोबिन तुरंत गई और वैद्यराज को ले आई। वैद्यराज महारानी से मिलने में घबराए हुए थे। सोच रहे थे
कि कहीं दवा का गलत असर तो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने रानी को देखा तो राहत की सांस ली। रानी ने महाराज से कहा, महाराज, आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है। इन्हें राजवैद्य बना दीजिए। महाराज ने रानी की खुशी के लिए राजवैद्य बनने का आदेश दे दिया। सदानंद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत अचानक ऐसे पलटेगी। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी सताने लगा। उसे लगने लगा कि यह तो धोखाधड़ी थी। अब आगे अगर पोल खुली तो क्या होगा, और जब अगली बार कोई मुश्किल आई तो वो क्या करेगा। वास्तव में उसकी असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने अचानक से आक्रमण कर दिया। राजा बहुत चिंतित हो गए। महारानी ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, पड़ोसी देश के राजा ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया है। अब इतनी जल्दी हम क्या करेंगे? हमारी तैयारी भी अधूरी है। महारानी ने एक पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, इसका समाधान है महाराज। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या समाधान है महारानी? महारानी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे राजवैद्य सदानंद जी के पास हर मर्ज की दवा है। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन राजवैद्य युद्ध के मामले में क्या कर सकते हैं? दवा का यहाँ क्या काम? महारानी ने गर्व से कहा, महाराज, जब उनके पास हर समस्या का हल है तो हमें उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। राजा अब भी संदेह में थे, लेकिन रानी के कहने पर उन्होंने तुरंत दासी को राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। दासी जब सदानंद के पास पहुंची तो वह घबरा गए। मन में सोचने लगे, अब क्या मुसीबत आ गई है? क्या किसी की तबीयत बिगड़ गई है या कोई और परेशानी है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दासी ने कहा, वैद्यराज, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। सदानंद के दिल में भय था, लेकिन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हरड़ और स्नाई की पोटली उठाई और महल की ओर चल दिए। महाराज के सामने पहुंचकर सदानंद ने प्रणाम किया और पूछा, कहिए महाराज, क्या हुक्म है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्यराज, पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। हमारी सेना तैयार नहीं है और दुश्मन की सेना सीमा पर तंबू लगा चुकी है। अब इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं? इस संकट में आप ही कुछ कर सकते हैं। सदानंद के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने सोचा, भला युद्ध का कोई इलाज हो सकता है क्या? लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने हरड़ और सनाई का चूर्ण निकाला और महाराज से कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं उन्हें एक एक पूड़िया खिला दीजिए। महाराज ने वैद्यराज की बात मानते हुए सभी सैनिकों को वह दवा खिला दी। दवा का असर हुआ और सभी सैनिकों को दस्त लग गई। अब सैनिक दिन भर में 20-20 बार दिशा मैदान के लिए जा रहे थे। उधर पड़ोसी राजा ने 2 जासूस भेजे थे जो राज्य की सेना की स्थिति का जायजा ले रहे थे। जासूस ऊंचे टीले पर खड़े होकर देख रहे थे कि राज्य के सैनिक सुबह सुबह कैसे बार बार दिशा मैदान के लिए बाहर जा रहे हैं। जासूसों ने सोचा, सवेरे के समय जब सैनिक दिशा मैदान के लिए निकलते हैं तो उनकी गिनती करना आसान होगा। दोनों जासूस जो सैनिकों की गिनती करने में जुटे थे, देखते देखते अंधेरा घिर आया। जब सैनिक सुबह के वक्त दिशा मैदान के लिए आने लगे तो जासूसों ने उनकी गिनती शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे थकने लगे। आखिरकार जब रात हो गई तब उनमें से एक जासूस घबराया हुआ अपने राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और हाँफते हुए बोला, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पड़ोसी राजा ने पूछा, क्या हुआ? जासूस ने जवाब दिया, महाराज, हमारी सेना में जो जासूस थे उन्होंने हमें झूठी खबर दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों की गिनती में गलती कर दी। हमारे जासूसों ने जो संख्या बताई थी वो गलत थी। असल में उनकी सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। हम सुबह से गिनती में लगे हैं, लेकिन उनके सैनिक लगातार आ जा रहे हैं और हम थक चुके हैं। उनकी गिनती अब भी पूरी नहीं हुई है। जासूस की बात सुनकर राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा ने कहा, तुम्हें यह जानकारी कैसे मिली? जासूस बोला, महाराज, हमने सवेरे से ही उनकी सेना की गिनती करना शुरू कर दिया था, परंतु उनकी संख्या का सही आंकड़ा अब तक नहीं मिल सका है। हो सकता है हमारे जासूस पकड़े गए हों और हमें फंसाने के लिए गलत खबर भेजी हो।
पड़ोसी राजा ने यह सुनते ही अपनी सेना के सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया, सेनापति, तुरंत हमारी सेना को यहां से निकाल लो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। अगर हम यहाँ रुके तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सेनापति ने आदेश का पालन किया और तुरंत डेरा तंबू उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। इधर राजा, मंत्री, सेनापति, सदानंद और राजमहल के अन्य लोग एक साथ बैठे हुए थे। ये सोच रहे थे कि कब हमला होगा, लेकिन पूरी रात शांति बनी रही। सुबह होते ही उनके जासूस दुश्मन की स्थिति का जायजा लेने गए और देखा कि वहां तो केवल धूल उड़ रही है। जहां तंबू और खेमे लगे थे वहां अब सिर्फ गड्ढे और निशान बचे थे। जासूसों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत वापस लौटे और राजा को खबर दी। महाराज, पड़ोसी राजा तो डरकर भाग गए। ये सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। सदानंद ने भी अपने भाग्य को सराहा। महारानी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन बहुत असरदार है। राजा ने राजवैद्य को बुलवाया और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए। साथ ही उनके लिए एक महल भी बनवाया और कहा, अब आप यहीं रहिए। सदानंद बड़े आराम से महल में रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सदानंद के दोनों भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी उनके साथ रहने आ गए थे। वे कुछ नहीं करते थे, बस खाते पीते और सोते रहते थे। सदानंद की पत्नी रोज उन्हें ताने देती और गुनगुनाती रहती कि ये निकम्मे बैठे बैठे खाते हैं, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते। परमानंद अब भाभी की रोज रोज की चिकचिक से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वह नौकरी जरूर ढूंढेगा। उसने अपनी भाभी से कह दिया, भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। परमानंद रोज नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। रात को वह वापस आकर खाता पीता और सो जाता। अगले दिन परमानंद फिर से नौकरी की खोज में निकला। सदानंद की पत्नी को शक था कि ये आलसी बस बहाना बना रहा है। उसे लगता था कि अगर सच में नौकरी ढूंढ रहा होता तो अब तक उसे मिल चुकी होती। भाभी अक्सर कहती, कब तक इसे खिलाया जाएगा, ये बस बहाने बना रहा है। परमानंद खुद भले ही डरपोक था, पर डींगे मारने में माहिर था। उसकी इस आदत की वजह से सदानंद की पत्नी को हमेशा शक रहता कि वो सच में नौकरी ढूंढने नहीं जाता। एक दिन परमानंद ने भाभी से कहा, भाभी, मेरे लिए खाने का कुछ बना देना, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। उसकी भाभी ने मन में एक योजना बनाई और 30 लड्डू बनाकर उनमें घातक जहर मिला दिया। जब परमानंद अगले दिन नौकरी की खोज में जाने को तैयार हुआ तो उसने भाभी से पूछा, भाभी, मेरा खाना तैयार है और जलपान बांध दो। भाभी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जलपान बांध दिया और बोली, देवर जी, तुम्हारा जलपान तैयार है, ले जाओ और अब कभी लौट कर मत आना। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी, अब मैं नौकरी ढूंढकर ही लौटूंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं। ये कहकर उसने अपना घोड़ा तैयार किया, खाने की पोटली ली और चल दिया। चलते चलते उसने अपने राज्य की सीमा पार की और शांतिनगर की सीमा में प्रवेश किया। शांतिनगर उस समय डाकुओं के आतंक से थर थर कांप रहा था। डाकुओं का एक बड़ा गिरोह, जिसमें 30 दुर्दांत डाकू शामिल थे, पूरे राज्य में खौफ का माहौल बनाए हुए थे। वे डाकू बवंडर की तरह आते, लूटपाट करते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। राजा ने इन डाकुओं को पकड़ने या मारने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन कोई भी इनका पता नहीं लगा पाया था। परमानंद जब शांतिनगर के घने जंगलों में पहुंचा तो उसका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। उसने एक मैदान में पहुंचकर घोड़े को रोका और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। अभी वह गहरी नींद में था, तभी मैदान में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। कई घुड़सवार वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सो रहा है और उसका घोड़ा बंधा हुआ है। ये वही दुर्दांत डाकू थे। एक डाकू उसके पास आया और उसकी पोटली खींच ली। उन्होंने आसपास देखा, पर और कुछ नहीं मिला। वह डाकू पोटली लेकर अपने सरदार के पास गया और बोला, सरदार जी, इसके पास यही एक पोटली है और कुछ नहीं। सरदार ने कहा, लाओ देखते हैं इस पोटली में क्या है। पहले माल देखो, फिर उस आदमी का काम तमाम करेंगे। जब सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू निकले। सभी डाकू भूख से व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे लड्डू खा ली।
लड्डू खाते ही उन्हें नींद आने लगी और वे सभी लुढ़क कर सो गए। उधर जब परमानंद की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ 30 लोग बेसुध पड़े हैं। वह चौंक गया और सबको हिलाकर देखा, पर कोई नहीं हिला। उसने पहचाना कि ये वही डाकू है जिनकी चर्चा उसने अपने राज्य में सुनी थी। परमानंद ने सभी डाकुओं के कान काटे और उन्हें एक चादर में बांध लिया। फिर वह शांति नगर में एक धर्मशाला में ठहरा। आराम से खाना खाकर वह सो गया। सुबह उठकर जब वह नगर में घूमने निकला तो देखा कि चौक में एक बड़ी सभा लगी हुई है। नगरवासी खुशी से बतिया रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया है। परमानंद भी वहां तमाशा देखने लगा। राजा जैसे ही पुरस्कार की घोषणा करने वाले थे, परमानंद ने उनके सामने आकर कहा, महाराज, इन सेनापति जी ने अगर डाकुओं को मारा है तो जरा इनसे पूछिए कि इनके कान कहाँ है। अब तक किसी ने उन डाकुओं के कानों पर ध्यान नहीं दिया था। सभी लोग डाकुओं के कान देखने के लिए झुके। अरे ये क्या, ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात थी। उन डाकुओं के कान सचमुच गायब थे। राजा ने सेनापति से पूछा, बताओ सेनापति जी, इन डाकुओं के कान कहाँ है? मंत्री और सेनापति दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी परमानंद आगे आया और बोला, ये जवाब नहीं देंगे महाराज। डाकुओं को इन्होंने नहीं बल्कि मैंने मारा है और ये बस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने फिर सेनापति से पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? लेकिन सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। वे जवाब क्या देते? परमानंद ने तुरंत एक चादर खोलकर दिखाया जिसमें डाकुओं के कान बंधे हुए थे। उसने कहा, महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी झूठ बोल रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उनके पद से हटा दिया और परमानंद को राज्य का नया सेनापति बना दिया। इसके साथ ही उसे 30 मार खां की उपाधि दी गई। अब परमानंद शांतिनगर का सेनापति बन चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। अब परमानंद के अच्छे दिन आ गए थे। धन, सम्मान और हर तरह की सुख सुविधा का अंबार लग गया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। सेनापति पद से हटाए जाने के बाद भी पुराने सेनापति ने अपनी बेटी का विवाह परमानंद से कर दिया, ये सोचकर कि इतना साहसी योद्धा शायद इस धरती पर कोई और नहीं है। परमानंद की जिंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन मुसीबत जल्द ही दस्तक देने वाली थी। उन दिनों छोटे छोटे राज्य अक्सर एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। जो राज्य कमजोर पड़ता उस पर हमला कर उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। शांतिनगर का पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर था, जिसका राजा दुर्जन सिंह था। वह लंबे समय से शांतिनगर के राजा स्वरूप सिंह को कमजोर मानकर इस राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वह समय समय पर शांतिनगर पर छोटे मोटे हमले करता रहता था, जिससे राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे। लेकिन अब जब उनके पास परमानंद जैसा साहसी योद्धा आ गया था, जिसने 30 डाकुओं का सफाया कर डाला था, तो उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ने लगी थी। उन्होंने तत्काल सभा बुलाई और मंत्री को बुलाकर कीर्तिनगर पर हमला करने की योजना बना डाली। राजा ने बिना परमानंद से पूछे ही फैसला कर लिया। जब परमानंद को यह बात पता चली तो उसके मन में आया कि काश धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसे इतना गुस्सा आया कि अगर उसके पास भाभी के बचे हुए लड्डू होते तो वह राजा को भी खिला देता। लेकिन यह सब सिर्फ उसके मन की बातें थी। राजा ने परमानंद से कहा, सेनापति जी, अपनी सेना सजाइए और कीर्तिनगर पर ऐसा हमला कीजिए कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखे। इतना कहकर राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन सिंह की संभावित हार की कल्पना करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। परमानंद ने जब राजा की बातें सुनी तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा ने उसे अस्तबल में जाकर अपना घोड़ा चुनने का आदेश दिया। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा कि उनमें से एक घोड़ा 3 टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुना। उसने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे बढ़ जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। सेना लड़ाई करेगी और मैं बच जाऊंगा। उसके इस घोड़े को चुनने पर मंत्री ने उसकी तारीफ की और राजा से कहा, देखिए महाराज, सेनापति जी कितने समझदार हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन नस्ल का घोड़ा चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी होती है
कि यह अपने एक पैर को आराम देता रहता है, इसलिए लगता है कि यह 3 पैरों पर खड़ा है, लेकिन भागने में यह सबसे तेज होता है। बेचारे परमानंद को यह बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को चुन लिया। राजा ने खुश होकर कहा, वही तो सेनापति जी, उनके बराबर का योद्धा कोई नहीं है। परमानंद जब युद्ध के लिए घर से विदा लेने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे घोड़े पर अच्छी तरह से बांध दो। उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, स्वामी ऐसा क्यों? परमानंद ने साहस जुटाते हुए कहा, ताकि मैं युद्ध करते वक्त गिर न जाऊं। मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा और मैदान जीतकर लौटूंगा। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें घोड़े से मजबूती से बांध दिया। एक तलवार उनकी कमर में थी और 2 तलवारें उन्होंने हाथों में पकड़ ली और फिर वह युद्ध के लिए रवाना हो गए। परमानंद के लिए वह घोड़ा किसी आश्चर्य से कम नहीं था, जिसे वह लमड़ा समझ रहे थे। वह तो हवा से बातें करता था। जैसे ही घोड़ा भागा, परमानंद के डर के मारे होश उड़ गए। उन्होंने अपने देवी देवताओं को याद करते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज को युद्ध के नगाड़ों की धुन में सैनिकों ने समझा कि वह जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए नारे लगा रहे हैं। सैनिकों में जोश और बढ़ गया और वे जोर जोर से जयघोष के नारे लगाने लगे। घोड़ा तेजी से भाग रहा था और परमानंद अब उससे मुक्ति पाना चाहते थे। वह चारों ओर देख रहे थे कि कोई सहारा मिले तो उसे पकड़ ले। तभी उन्होंने देखा कि 2 पेड़ पास आते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत योजना बनाई और अपनी तलवारें फेंक दी। जैसे ही घोड़ा पेड़ों के बीच से निकला, परमानंद ने पेड़ को पकड़ लिया, इस उम्मीद से कि शायद घोड़ा रुक जाए। लेकिन घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वह और तेजी से भागा और वह पतले पेड़ उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की हालत बहुत भयानक हो गई थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को तैयार किया हुआ था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, उन्होंने देखा कि सामने से एक भयानक योद्धा आ रहा है। परमानंद के भयानक स्वर और उनके हाथों में पेड़ देखकर कीर्तिनगर का सेनापति डर गया। वह पहले ही परमानंद की बहादुरी के किस्से सुन चुका था और अब इस रूप में उन्हें देखकर और भी भयभीत हो गया। उसने सोचा, यह योद्धा जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है, वह कितना बलवान होगा। इससे तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपना घोड़ा घुमाया और तेजी से वहां से भाग गया। जब सेनापति 30 मार खां के सैनिकों ने उसे भागते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया। परमानंद की सेना ने जब यह देखा तो वे खुशी से झूम उठे। परमानंद को अब घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ा। सैनिकों ने उन्हें घोड़े से उतारकर अपने कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। चारों ओर से सेनापति की जय के नारे गूंजने लगे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह के सामने संधि का प्रस्ताव भेज दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कीर्तिनगर भी स्वरूप सिंह के कब्जे में आ गया था। राजा स्वरूप सिंह, जो लंबे समय से इस जीत का सपना देख रहे थे, आज उसे सच होते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने परमानंद को अकूत संपत्ति और उपहार दिए, जिसमें हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात से भरे थाल शामिल थे। जब विजयी सेना और सेनापति परमानंद 30 मार खां वापस लौटे तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सेनापति का शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने परमानंद के लिए खजाने के द्वार खोल दिए और एक शानदार महल बनवाया। अब परमानंद राजा के सबसे खास व्यक्ति बन चुके थे और उनके दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। इसी बीच ब्रह्मानंद विजयनगर की सीमा में दाखिल हुआ। वह वर्मन के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मुझे आपके यहाँ सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं नौकरी की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ। राजा वर्मन ब्रह्मानंद की बातचीत के ढंग से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम क्या काम करोगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा थोड़ा चौंके और नाराजगी भरे स्वर में बोले, इतने बड़े पद पर तुम्हें कैसे रख सकता हूं? ऐसे तो कई लोग आते हैं। हर किसी को ऐसे ही थोड़ी ना इस पद के लिए रखा जा सकता है। यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। पहले तुम यह साबित करो कि तुम मेरे वर्तमान सलाहकार से ज्यादा योग्य हो, तभी तो मैं उसे हटाकर तुम्हें रखूंगा। पहले यह साबित करो
कि तुम इस पद के योग्य हो। ब्रह्मानंद ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज बताइए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। मुझ में दिमाग की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। राजा ने सोचा, यह अपनी ही तारीफ कर रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेकर देख ही लेते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूंगा। अगर तुम तीनों में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा और जो भी वेतन मांगोगे वह तुम्हें दूंगा। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज अगर मैं सफल हो गया तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए और मुझे रोज 1000 मोहरे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाओ पहले आज 1000 मोहरे कमाकर दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ एक नौकर भेज रहा हूं जो तुम पर नजर रखेगा और मुझे सब विवरण बताएगा कि तुमने कैसे मोहरे कमाई। ब्रह्मानंद राजा की बताई जगह पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती योजना आ गई। उसने देखा कि जहां वह बैठा था उसके चारों ओर ऊंची नीची अटारियां थी जो बड़े बड़े सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे राजा ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तारे गिनने का काम सौंपा है। मैंने इधर के तो तारे गिन लिए हैं, लेकिन आपकी अटारी के पीछे के तारे नहीं गिन पा रहा हूं। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो इस नौकर से पूछ लीजिए। उसने अपने साथ आए हुए नौकर की ओर इशारा किया और नौकर ने भी तुरंत स्वीकृति में सिर हिला दिया। सेठ ने ऐसा अजीबोगरीब काम सुनकर हैरानी से पूछा, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मानंद ने कहा, आपको ऊपर की 2 मंजिलों की अटारियां तोड़नी पड़ेंगी, तभी छुपे हुए तारे दिख सकेंगे। आपकी अटारियों ने उन तारों को ढक रखा है। सेठ परेशान हो गया और बोला, मेरे कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी? यह तो असंभव है। ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, मजबूरी है, नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे। सेठ ने जब सुना कि ब्रह्मानंद उसकी अटारी को तोड़ने की बात कर रहा है तो उसने उससे विनती करते हुए कहा, भाई आप अपना कोई और इंतजाम कर लीजिए, कहीं और बैठकर तारे गिन लीजिए, लेकिन मेरी अटारी को मत छेड़िए। इसके बदले में मैं आपको 100 मोहरे दे देता हूं। ब्रह्मानंद ने वो मोहरे रख ली और फिर दूसरे सेठ के पास जाकर वही बात दोहराई कि उसकी अटारी तारे गिनने में बाधा डाल रही है, इसलिए उसे तोड़ना पड़ेगा। इस सेठ ने भी उसे 100 मोहरे दे दी। इस तरह ब्रह्मानंद ने 1000 की जगह 2000 मोहरे जमा कर ली और राजा को जाकर सौंप दी। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नौकर से सारा हाल पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, वास्तव में तुम तो बड़े ही चतुर हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरे दिन राजा ने ब्रह्मानंद को बुलाया और कहा, ब्रह्मानंद, आज तुम्हारी जूती नदी के पुल पर लगाई जाती है, जाओ और वहां से 1000 मोहरे कमाकर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने विनम्रता से कहा, जो आज्ञा महाराज, और जाकर पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा कि वहां भारी भीड़ है, माल और सामान से लदे हुए जहाज और नावों का आना जाना लगा हुआ है। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या किया जा सकता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान में लग गया और लहरें गिनने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह नदी के किनारे पहुंचे एक बड़े जहाज को रोककर बोला, रुक जाओ, मैं यहाँ लहरें गिन रहा हूँ। यहाँ बांध बनने वाला है और मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा ने मुझे इस काम पर लगाया है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती है। ब्रह्मानंद ने उधर की नावों और जहाजों को वहीं रोक दिया और इधर की नावों को इधर रोक दिया। 1 घंटे में वहां इतनी भीड़ हो गई कि लोग परेशान होने लगे। सभी लोग दौड़ दौड़कर ब्रह्मानंद के पास आकर कहने लगे, कृपया हमें जाने दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इन जहाजों पर माल लदा हुआ है, हमसे चाहे 50 मोहरे ले लो, पर हमें निकलने दो। ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, देखता हूं। थोड़ी ही देर में ब्रह्मानंद के पास मोहरों का ढेर लग गया। रात को जब वह राजा के पास लौटा तो उसने थैली राजा के सामने रख दी। राजा ने मोहरों को देखा और नौकर से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा बोले, वाह, सच में यह व्यक्ति बहुत ही चतुर है। अब इसकी सिर्फ एक ही परीक्षा बाकी है। अगले दिन राजा ने ब्रह्मानंद से कहा, ब्रह्मानंद, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है।
ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपना दल बल सजाया और कहा, चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया गया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वहां का अद्भुत नजारा देखकर ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। सुबह से ही लोग वहां स्नान कर रहे थे, आरती कर रहे थे और गंगा की लहरों में लाली उतर आई थी। दोपहर को राजा ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा, ब्रह्मानंद, जाओ मेरे लिए बिना पैसे दिए 1 किलो घी लेकर आओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वह मटकी लेकर बाजार की ओर चल दिया। राजा ने उसके साथ एक नौकर भेज दिया। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा, भाई, हमारे मालिक यहाँ पास में ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए। दुकानदार ने कहा, ठीक है, ले लो। ब्रह्मानंद ने कहा, पहले मैं अपने मालिक को दिखा दूं, अगर उन्हें पसंद आ गया तभी तो लूंगा। थोड़ी देर बाद वह घी की मटकी लेकर लौट आया और उसे दुकानदार को वापस देते हुए कहा, तुम नकली घी बेचते हो? हमारे मालिक ने देखा तो नाराज हो गए और इस मटकी को फोड़ने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि यह दुकानदार का है और नष्ट हो जाएगा, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है। दुकानदार थोड़ा घबरा गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं घी वापस कर लेता हूँ। उसने घी को वापस अपने बर्तन में डाल दिया, लेकिन मटकी में थोड़ा घी लगा रह गया। ब्रह्मानंद ने उसे एक बर्तन में डाल लिया और फिर दूसरे दुकानदार के पास जा पहुंचा। वहां भी उसने वही बात दोहराई और इस प्रकार घंटों तक वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमता रहा। अब उसकी मटकी थोड़ा थोड़ा घी से भर चुकी थी। फिर उसने वह बर्तन महाराज को दे दिया। महाराज ने देखा और कहा, पूरा घी हो गया? ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, देख लीजिए महाराज, 1 किलो से ज्यादा ही है। महाराज ने नौकर से सारा हालचाल पूछा तो उसने सिर हिलाया और सारी बात बता दी। अब राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके पहले वाले सलाहकार वाकई इतने बुद्धिमान नहीं थे। राजा ने वापस आकर उस सलाहकार को हटा दिया और ब्रह्मानंद को अपना नया सलाहकार नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे ब्रह्मानंद राजा का दाहिना हाथ बन गया। सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेता था और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसके बिना अधूरे रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन भी बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार से सभी भाइयों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। लगभग 40 साल पहले की बात है, जब राधिका और रामचरण का विवाह हुआ था। रामचरण के 3 संतानें थी, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसके बड़े भाई शिवचरण के 4 बच्चे थे और वे पति पत्नी की देखभाल भी रामचरण और राधिका के जिम्मे ही थी। शिवचरण का शराब पीने का स्वभाव था, जिसके कारण उसका सारा कामकाज ठप हो चुका था। ऐसे में उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी राधिका और रामचरण को निभानी पड़ रही थी। रामचरण की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे मुश्किल से खाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटते थे। राधिका का मायका बहुत धनी था। उसके भाइयों ने अपनी 25वीं सालगिरह के अवसर पर राधिका की स्थिति को समझते हुए उसे 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। जब यह टेलीग्राम आया तो राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामचरण अपनी छोटी सी दुकान में व्यस्त रहता था और उसकी जेठानी सुधा, जो बड़ी चालाक औरत थी, अपने पति शिवचरण के नकारापन का पूरा फायदा उठाकर राधिका पर धौंस जमाती थी। राधिका सरल और सीधी सादी औरत थी, जिसका सुधा पूरी तरह से फायदा उठा रही थी। रामचरण और शिवचरण दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामचरण हमेशा चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और अपना भविष्य संवारें। लेकिन समस्या यह थी कि शिवचरण के बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पर थी, जिससे 11 जनों का पेट पालना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इस तनाव के चलते रामचरण भी धीरे धीरे शराब की लत में पड़ गया। रामचरण और शिवचरण का एक चचेरा भाई राकेश था, जो पड़ोस में रहता था और थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत ही चालाक था। रामचरण और शिवचरण जब भी किसी सलाह या कानूनी समस्या में उलझते थे तो राकेश से मदद मांगते थे। राधिका के भाइयों ने जो पैसे भेजे थे उन पर सभी की नजरें थी और सब अपने अपने तरीके से उन पैसों को हथियाना चाहते थे। राधिका के भाइयों ने उसे यह शर्त रखी थी कि जब वह अपने लिए एक अलग घर तलाश लेगी तभी वे उसे पैसे देंगे।
रामचरण ने राकेश को बुलाकर विचार विमर्श करने को कहा। राकेश, जो अपनी चाल में माहिर था, ने रामचरण को बताया कि पहले पैसे हाथ में आ जाएं, तभी मकान लेने की सोचे। राधिका ने अपने भाइयों से पैसे की बात की और उन्हें समझाया कि उन पर भरोसा है या नहीं। भाइयों ने बहन पर भरोसा दिखाते हुए चेक के माध्यम से पैसे देने का फैसला किया। राधिका का कोई बैंक खाता नहीं था, तो राकेश ने उसके नाम पर खाता खुलवाया और उसमें 65 रुपये जमा कर दिए। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हुई, लेकिन सुधा की ईर्ष्या बढ़ गई। राकेश की चालाकी यही खत्म नहीं हुई। उसने सुझाव दिया कि 5 लाख रुपए में कोई घर मिलने से रहा, क्यों न एक प्लॉट खरीद ले और बाद में उसे महंगे में बेच दे। इससे फायदा होगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा सा घर भी खरीद सकते हैं और प्लॉट भी आपके पास रहेगा। राधिका, रामचरण और उसके परिवार को सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन राकेश की चालों का मकसद कुछ और ही था। राधा ने कहा, भैया, मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताती हूं। जब रात को रामचरण घर लौटा तो राधिका ने उसे सारी बात बताई। रामचरण ने कहा, राधा, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या सलाह दूं? मैंने न तो कभी जमीन खरीदी है, न ही बेची है। सच कहूं तो मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। ये पैसे तुम्हारे भाई ने दिए हैं, तो तुम उनसे ही सलाह ले लो। राधिका ने सोचा, अगर मैं भाई से पूछूंगी तो पता नहीं वे क्या क्या कहेंगे। क्यों ना अपनी सहेली वृंदा से पूछ लूं, जो पड़ोस में रहती है। जब राधिका ने वृंदा से बात की तो उसने कहा, देख राधिका, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश पर भरोसा करो, वो अपना है। अगले ही दिन राजेश आ गया और उसने कहा, भाभी, प्लॉट खरीद लो। देखो, एक प्लॉट 80,000 रुपए का आ रहा है। 4 प्लॉट खरीद लेते हैं, जल्दी ही कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर डबल में बेच देंगे। इधर तुम्हारे बैंक में पड़े 1,80,000 रुपए पर ब्याज भी मिलता रहेगा। सोचो, 5 लाख के 10 लाख बन जाएंगे, फिर तुम आलीशान घर और गाड़ी भी खरीद सकती हो। राधिका बहुत खुश हो रही थी और कहने लगी, भैया देखो ना, मैं सच कहती हूँ, पैसा ही पैसे को खींचता है। हमने तो अपनी पूरी उम्र ऐसे ही गुजार दी। बेचारे बच्चे अच्छे खाने और पहनने को तरसते रहे, जिम्मेदारियों ने कभी सिर उठाने ही नहीं दिया। राधिका के चेहरे पर संतोष छलक रहा था, जबकि राजेश एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। जिसे खुद पर विश्वास होता है, वह दुनिया को भी अच्छे नजरिए से देखता है और उसी की तरह दूसरों को भी सही मानता है। राधिका और रामचरण की बड़ी बेटी ईशा अभी किशोरावस्था में थी। उसे बैंक के बारे में कुछ खास पता नहीं था, पर वह समझने की कोशिश कर रही थी। 4 दिन बीते थे जब शाम के समय राजेश फिर से आया। उस समय रामचरण भी घर पर था। राजेश ने खुश होकर कहा, भैया, बताया नहीं आपको, भाभी ने शास्त्री नगर में 4 प्लॉट्स इकट्ठे खरीद लिए हैं। रामचरण कहना चाह रहा था कि एक बार देख लेते हैं, लेकिन तभी राधिका बोली, भैया आप बस ले लो जल्दी से, मेरे भाई भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से घर खरीद लूं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप जल्दी मत करो, सब हो जाएगा। बस मुझ पर विश्वास है ना, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और हाँ, ये चेक है, इसमें साइन कर दो। राधिका ने देखा कि चेक खाली था तो उसने पूछा, भैया इसमें कुछ भरा नहीं है? राजेश ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, बस इतना ही भरोसा है अपने देवर पर। राधिका थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। फिर भी उसने साइन कर दिए और चेकबुक राजेश को दे दी। राजेश बोला, नहीं भाभी, एक नहीं, 4-5 साइन कर दो। अगर एक लाइन मैच नहीं की तो दूसरी काम आ जाएगी, नहीं तो बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद कई दिन बीत गए और राजेश राधिका को दिखाई नहीं दिया। जब राधिका ने उसकी पत्नी बीना से पूछा तो उसने बताया कि राजेश आजकल बहुत व्यस्त हो गया है, घर भी देर से आता है और सुबह जल्दी चला जाता है। राधिका ने रामचरण को कई बार बताया, लेकिन वह भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। रामचरण को बस अपनी दुकान से ही मतलब था। राधिका के मन में चेक साइन करते समय ही शक हो गया था, लेकिन चेक साइन करवाने के बाद राजेश अचानक गायब हो गया था। राजेश का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उसने थोड़े समय में अच्छा पैसा कमा लिया था। पर कहते हैं ना, जितना पैसा होता है लालच उतना ही बढ़ता जाता है। एक दिन राधिका ने ठान लिया कि अब बात करनी ही पड़ेगी। वह सुबह जल्दी उठी और राजेश को पकड़ने के लिए उसके घर के पास चली गई।
जब राजेश ने राधिका को देखा तो थोड़ा झेंप गया और बोला, भाभी, जान लगा दी मैंने आपके काम के लिए। इतनी भाग दौड़ कर रहा हो कि समय का पता ही नहीं चलता। वकील इतने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि समय मिल ही नहीं रहा है। कल या परसों आता हूं सारे कागजात लेकर। राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई और रामचरण को उसने जरूर बताया कि राजेश ने आना बंद कर दिया है, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। 5 दिन बाद राजेश फिर आया और बोला, भाभी, आपका काम हो रहा है, बस आपको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसने कागजों का एक पुलिंदा हाथ में पकड़ा हुआ था और टेबल पर कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन इस बार राधिका सतर्क थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज थे। राधिका ने हैरानी से पूछा, देवर जी, ये कागज क्यों तैयार करवाए हैं? राजेश तुरंत बोला, भाभी, ये आपकी सहूलियत के लिए है, नहीं तो आपको रोज दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राधिका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत कुछ सुना हुआ था। उसे शक तो हो रहा था, मगर खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी। आखिरकार रिश्तेदार था, भगवान का नाम लेकर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। राजेश की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने राधिका से मीठी मीठी बातें की और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर चला गया, ये कहता हुआ कि भाभी, काम जल्दी हो जाएगा। राधिका रोज भगवान से प्रार्थना करती रहती और देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। राजेश का कुछ अता पता नहीं था। एक दिन राधिका ने अपनी जेठानी सुधा से कहा, दीदी, आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए राजेश भैया के घर जाऊंगी। शाम होते ही उसने खाना तैयार कर दिया और बच्चों से कहा, देखो, मैं राजेश के घर जा रही हूं, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम लोग बचे हुए काम निपटा लेना। राधिका जब बीना के घर पहुंची तो बीना ने दरवाजा खोला। बीना, जो राजेश की पत्नी थी, राधिका को देखकर थोड़ा अचंभित हुई, लेकिन फिर प्रणाम करके उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। राधिका का आना बीना को थोड़ा असहज लग रहा था। उसके बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। बीना ने चाय बनाकर नमकीन के साथ टेबल पर रख दी। राधिका चाय की चुस्कियों के साथ इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। जैसे ही राजेश घर के अंदर आया और उसने राधिका को देखा, वह चौंक गया। हाथ मुंह धोकर वह राधिका के सामने आकर बैठ गया। राधिका ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, भैया, क्या विचार है? कहाँ है वो प्लॉट? कितने में मिले हैं? क्यों कुछ नहीं बता रहे आप? आप जानते हैं, वैसे भाई ने पैसे दिए हैं, मेरा और उनके नाम का सवाल है। जो भी करना है जल्दी करो राजेश भैया, मुझे आप पर भरोसा है, मेरा नाम खराब मत करना। राजेश तुरंत ही पलट गया और बोला, भाभी, इन कामों में देर लगती है और आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। बेशक आप ये काम किसी और को दे दो, आज मैं सारे पेपर लाकर दे देता हूं। राधिका को उसका रवैया बहुत बुरा लगा, लेकिन वह मजबूर थी। किस पर भरोसा करती? वह चुपचाप घर आ गई और आकर खूब रोई। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मकान मिले या न मिले, लेकिन मायके में उसका नाम खराब ना हो। भाइयों और भाभियों के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने रामचरण को भी कुछ नहीं बताया और बिना खाना खाए सो गई। राधिका की चिंता बढ़ती जा रही थी और आजकल उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपने कम पढ़े लिखे होने का भी बहुत दुख महसूस किया। हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहे थे। उसकी जेठानी सुधा, जो खुद को बड़ी समझती थी, मन ही मन खुश थी। सुधा का बड़ा बेटा कॉलेज में आ गया था और वह सोच रही थी कि 2 साल और राधिका यहां ना जाए, फिर चाहे कुछ भी हो, वह खुद ही अलग हो जाएगी। सुबह जब राधिका उठी तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। रामचरण तो दुकान पर चला गया था, इसलिए राधिका की बड़ी बेटी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो पाया कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। दवाई लेकर वे घर लौट आई। कई दिन बीत गए। राधिका बीमार ही रही और राजेश का कोई अता पता नहीं था। राधिका की छोटी बेटी श्री और बेटा सोया मां की हालत देखकर परेशान और चिंतित थे। बड़ी बेटी ईशा जैसे तैसे खाना बना देती थी। सुधा ऊपर से ऊपर सहानुभूति दिखाती, लेकिन कभी पूछती नहीं थी कि वह मदद के लिए किसी को भेजे। हालांकि दोनों घर रामचरण ही चला रहा था, फिर भी सुधा ने राधिका की कोई मदद नहीं की। अंदर ही अंदर राधिका को राजेश के बर्ताव और पैसे को लेकर बहुत चिंता सता रही थी। जब रामचरण घर आया तो राधिका ने रोते हुए कहा,
देखिए जी, कृपया करके राजेश से मिलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रामचरण ने राधिका का ढांढस बंधाया और वादा किया कि वह राजेश के घर जाएगा। अगले दिन रामचरण राजेश के घर गया। घंटी की आवाज सुनकर बीना ने गेट खोला। रामचरण को देखकर वह सहम गई और एक तरफ खड़ी हो गई। जब रामचरण घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि राजेश के बच्चे टीवी में मग्न थे। राजेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, मानो कुछ बड़ा मसला हो। पहले जब पैसे नहीं मिले थे तब उसका मुंह बंद नहीं होता था। अब उसने ठंडी आवाज में कहा, भैया, प्लॉट के लिए थोड़ा समय देना होगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। आप और भाभी क्यों मुझे चोर बनाने पर तुले हैं? आपको मेरी नीयत पर शक क्यों हो रहा है? रामचरण अपमानित महसूस करने लगा और बोला, भैया देख लो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो बस आप पर भरोसा था। वह चुपचाप वापस घर आ गया। राधिका और रामचरण चिंतित थे। राधिका की तो नींद भी उड़ चुकी थी। राजेश के बर्ताव और पैसे की चिंता ने उसे खा लिया था। अगले दिन रामचरण ने अपनी परेशानी एक दोस्त से साझा की, जिसने बताया कि एक अच्छा प्लॉट हाथ में है और कीमत भी मुनासिब है। रात को घर आकर जब रामचरण ने राधिका को सारी बात बताई तो दोनों ने तय किया कि कल प्लॉट देखने जाएंगे। बैंक में जो रकम जमा है उससे खरीद लेंगे। राजेश जब पैसे देगा तब मकान बनवा लेंगे। प्लॉट सही मायनों में एक अच्छी जगह पर था और दोनों को पसंद आ गया। रात को घर लौटकर रामचरण ने कहा कि राजेश से पासबुक और चेकबुक दोनों ले आए। अगले दिन राधिका ने ईसा की मदद से चेक भरा और बैंक चली गई। चेक 60,000 रुपए का था। राधिका काउंटर पर इंतजार करती रही। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसकी बारी आई तो काउंटर पर बैठे आदमी ने राधिका को देखा और बोला, क्या ये आपका अकाउंट है? राधिका ने सिर हिला दिया। वही आदमी बोला, मैडम, आपके अकाउंट में सिर्फ 65 रुपए हैं। आप 60,000 रुपए का चेक लाई हैं। राधिका यह सुनकर वहीं गिरते गिरते बची। किसी तरह वह ऑटो करके घर पहुंची। ईसा ने दरवाजा खोला, मां को बिठाया और पानी लाकर दिया। ईसा ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ मां? राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। ईसा ने जल्दी से सुधा को बुलाया और कहा, ताई जल्दी चलो, मां को कुछ हो गया है। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि राधिका कहां गई थी। उसने पूछा, किसी ने छीन ली है क्या पैसे? यह सुनकर राधिका और जोर से रोने लगी और बोली, पैसे होते तो कोई छीनता, जब खाते में बस 65 रुपये ही हैं तो क्या छीनेंगे? राजेश ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ईसा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने मां से पूछा, मां सच सच बताओ, हुआ क्या है? राधिका ने रोते रोते कहा, राजेश ने लूट लिया, सारे पैसे ले गया। मेरे खाते में सिर्फ 65 रुपए बचे हैं। 5 लाख रुपए ले गया। अब मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो बर्बाद हो गई। सुधा ने राधिका को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वह खुश थी। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो राधिका अब नहीं जाएगी। राधिका रोते रोते वहीं सो गई। ईसा अपने पापा का इंतजार करने लगी। उसने भाइयों को खाना खिलाया और सुला दिया। शाम को जब रामचरण घर आए तो राधिका ने रोते हुए सारी बात बताई। रामचरण इतना सीधा था कि कुछ कहने लायक नहीं था। उसे लगा कि अब सारा दोष उसी पर आएगा। ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैंने ही 5 लाख रुपए गलत आदमी को दे दिए। 5 लाख की रकम उस जमाने में आज के 50 लाख के बराबर थी। राजेश ने इतनी बड़ी रकम खाकर भी मासूमियत से बर्ताव किया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। राधिका और रामचरण की स्थिति अब एकदम असहाय हो गई थी। रात को संदेश भिजवाया गया कि मामला गंभीर हो चुका है। राजेश को दोनों से गुस्सा तो था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाले। शाम को जब सबने राजेश को बुलाया तो वह गायब था, लेकिन सुबह जब वह आया तो उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामचरण से बात करते हुए वह बोला, भैया सवेरे क्यों बुला लिया? क्या मसला है? रामचरण ने अपनी नाराजगी दबाते हुए खुद को संयमित रखा और बोला, राजेश, कल राधा बैंक गई थी, वहां उसका अकाउंट पूरी तरह खाली निकला। ये कैसे मुमकिन है? तुमने 3,20,000 रुपए निकलवाए थे, वो भी राधा से पूछकर चेक साइन करके। बाकी के पैसे कहाँ गए? अकाउंट खाली कैसे हो गया? रामचरण की बात सुनकर राजेश का चेहरा एकदम सपाट और भावशून्य हो गया। बेफिक्र अंदाज में वह बोला, मुझे जरूरत थी तो निकलवा लिए,
मैं जल्द ही पैसे वापस बैंक में जमा कर दूंगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही रामचरण का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोला, तूने ये करने से पहले एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? राजेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे भैया, आप तो बात का बतंगर बना रहे हो। कह दिया ना, मैं चुका दूंगा। राधा गुस्से में कांप रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और वह आंसुओं से भरी आंखों से राजेश को देख रही थी। राजेश ने फिर कहा, मुझे सख्त जरूरत थी भैया, तो मैंने सोचा घर का पैसा है, लगा दूं बिजनेस में। अभी कोई ठिकाना नहीं है, घर का घर मिल जाए तो बात करना, अगर ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। रामचरण ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, राजेश, ये पैसे घर के नहीं थे, राधा के भाई ने घर लेने के लिए दिए थे। अगर घर नहीं लिया तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। राजेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, भैया, आप लोगों को घर मिल जाए तो मैं पैसे दे दूंगा, अब भी मुझे जाना है। रामचरण ने कहा, राजेश, हमने एक प्लॉट देखा है 60,000 में, अभी वो पैसे दे दो और बाकी बैंक में जमा करा दो, और जो प्लॉट तुमने खरीदा है उसे बेचकर 3,20,000 वापस करो। मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। राजेश ने खींचते हुए कहा, अरे, झगड़ा आप कर रहे हो? क्या छोटे भाई का इतना भी हक नहीं है? आप तो पूरा परिवार संभाल कर बैठे हो और मैंने थोड़े से पैसे क्या ले लिए? आप गुस्सा कर रहे हो। राजेश की बातों में जरा भी पछतावा नहीं था। उसने कहा, राधा भाभी, सब लौटा दूंगा, दिल बड़ा करिए, और मुस्कुराकर जाने लगा। राधा को उसकी शक्ल देखना भी अब नागवार लगने लगा था। रामचरण ने सोचा, अब क्या करें? कैसे इस आदमी से पैसे निकलवाएं? केस भी नहीं कर सकते और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। अंदाजा भी नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा धोखा करेगा। पैसों की भूख इंसान को जानवर बना देती है। अब राजेश ने उनके साथ धोखा कर दिया था। राधा के हौसले पस्त हो चुके थे। उसके मायके के भाइयों का गुस्सा और भाभियों के ताने उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। वह खुद को जमीन में धंसता महसूस कर रही थी। अगले दिन राजेश ने 1,000 रुपये भेजे और कहा, अभी तो इतना ही दे सकता हूं। राधा ने सोचा, क्या राजेश ऐसे ही 10-20 हजार करके देगा? इससे तो थोड़ी उम्मीद भी बेमानी है। उसने सोचा, क्या एडवांस रोक ले? थोड़ी उम्मीद उसने बांधी और अगले दिन प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिली। उसने प्लॉट के एडवांस देने की बात कही। सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन ब्रोकर ने कहा, बचे हुए 40,000 एक महीने में देने होंगे, नहीं तो एडवांस रद्द हो जाएगा। राधा ने 1 महीने का वक्त मांगा और राजेश से कहा, बस पैसे दे दे ताकि हम अपना छोटा सा घर बना सके। राजेश ने दिलासा दिया कि वह जल्द पैसे दे देगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन राजेश का कोई अता पता नहीं था। राधा ने फिर फोन किया और उसने वही जवाब दिया, मैंने तो पहले ही कहा था, शायद कल आ जाऊं। राधिका के दिल में बेचैनी और चिंता का घना बादल छाया हुआ था। जब भाई का फोन आया तो उसका दिल घबराने लगा। भाई ने सीधे सवाल किया, राधिका, घर का क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि तुम लोग घर नहीं खरीदने वाले, बस पैसे हड़पने का इरादा है। राधिका ने जवाब दिया, नहीं भैया, ऐसा मत कहो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अच्छा घर मिलेगा खरीद लेंगे। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। भाई ने तल्खी से कहा, देखता हूं अब और कितना वक्त लगाते हो, और फोन रख दिया। राधिका का दिल मानो किसी पत्थर की तरह भारी हो गया। जब रामचरण घर आया तो उसने सारी बातें सुनी और उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। राधिका मशीन की तरह अपने कामों में लगी रहती, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। हंसना बोलना बच्चों के साथ भी बंद हो चुका था। बच्चे भी सहमे सहमे रहते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि घर में यह खामोशी क्यों पसरी हुई है। रामचरण भी राजेश के व्यवहार से अंदर से खिन्न था, पर वह खुद पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। राधिका ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, रामचरण को दुकान भेजा और रोज के सारे काम निपटा कर राजेश के घर चली गई। उसने तय कर लिया था कि आज वह बिना से सब कुछ साफ साफ कह देगी। वह दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला और एक तरफ खड़ी हो गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर में नया सोफा और शानदार टीवी लगा है। पूरा घर चमचमा रहा था और उस चमक से राधिका को अपने लगाए हुए पैसों की गंध आ रही थी। बीना ने पानी लाकर रखा और बोली, चाय चढ़ाकर आती हूँ। राधिका ने बीना का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया और कहा, बीना,
मुझे तुमसे बात करनी है। बीना बोली, हाँ भाभी बोलो। राधिका ने कहा, बीना, तुम हमारी हालत जानती हो। राजेश जो कर रहा है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। उसने मेरे भाई के दिए हुए 5 लाख रुपए का कबाड़ा कर दिया है। जाओ, मेरे बच्चों का भविष्य और मायके से मेरा रिश्ता सब बर्बाद कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं? बिना थोड़ी सकपकाई और संभल कर बोली, भाभी, अगर आपको राजेश से कोई परेशानी है तो आप राजेश से बात करो, मुझे चैन से जीने दो। राधिका को गुस्सा आया और उसने कहा, बिना, तुम्हें सब पता है, ये घर में जो नया सामान और चमक है वो सब मेरे पैसों से है। बिना ने अपने रंग बदलते हुए कहा, भाभी, आपको मेरा नया फर्नीचर खटक रहा है और मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। जिनसे बात करनी है उनसे करो। राधिका इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। वह असल में ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं थी। वह बेचारी घर लौट आई और अपने कमरे में सो गई। अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। उसके आंसू बह रहे थे और वह उस दिन को कोस रही थी जब पैसे आए थे। उसे अपनी कमजोरी पर भी गुस्सा आ रहा था। पैसे मानते मानते वह खुद को चोर महसूस करने लगी थी। राधिका को एहसास हो रहा था कि पैसों की दुनिया में सचमुच कोई अपना नहीं होता। जिसने उधार लिया वह चोर बन जाता है और जिसने पैसे हड़प लिए वह राजा बन जाता है। राजेश अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह राधिका और रामचरण की पहुंच से बहुत दूर था। राधिका की हालत अब उस मरीज जैसी हो गई थी जिसे वर्षों से कोई राहत नहीं मिली हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। रामचरण अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। घर की शांति पूरी तरह भंग हो गई थी। कुछ दिन बाद राजेश ने 40,000 रुपये भिजवा दिए। रामचरण और राधिका ने जाकर प्लॉट की कार्रवाई शुरू कर दी। सारे कागजात तैयार होने में 4 दिन लग गए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो गए और प्लॉट के कागजात उनके हाथ में आ गए। थोड़ी खुशी पति पत्नी के चेहरों पर लौट आई, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ घर बनाना रह गया था। किसी भी तरह उन्हें राजेश से और पैसे मिलने चाहिए थे। अब 20 या 30,000 से काम नहीं चलने वाला था। घर बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। रामचरण और राधिका की आंखों में सपनों की परछाइयां उभर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजेश और बिना अपनी खुद की योजनाओं में मशगूल थे। बच्चों को हॉस्टल भेजने की तैयारियां जोरों पर थी। प्लॉट्स की खरीद फरोख्त का सिलसिला भी अच्छे से चल रहा था। राधिका के पैसों ने मानो चुपके से कोई खेल खेल लिया हो। राजेश ने खामोशी ओढ़ रखी थी और बिना भी अब पहले जैसी बात नहीं करती थी। राधिका अब थोड़ी ठीक महसूस कर रही थी। उसने अपने भाई को सूचित कर दिया था कि उन्होंने प्लॉट खरीद लिया है और घर बनवा रहे हैं। इस बात को 3.5 महीने हो गए थे जब अचानक भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, अब कब बनाओगे घर? बारिश से पहले छत डालवा लो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। राजेश को बुलावा भेजा गया। वह आया तो सही, मगर ठीक से बात नहीं की। मुंह फुलाए बैठा रहा। रामचरण ने बात शुरू की, अब हमें घर बनवाना है राजेश, पैसे बताओ किस तरह दोगे? सामान ऑर्डर करना है, मिस्त्रियों से बात हो गई है, बारिश से पहले छत डाल देंगे। राजेश ने रामचरण को हाथ से रोकते हुए कहा, अरे मैंने 60,000 रुपये तो दिए हैं, और कितने चाहिए? राधिका ने सीधा सवाल किया। देखो राजेश, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए जो तुमने बैंक से निकाले और जो प्लॉट खरीदने के बहाने लिए थे। राजेश ने बेशर्मी से कहा, मैं हर महीने 20,000 रुपये दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। राधिका की आवाज तेज हो गई। क्या हम तुमसे भीख मांग रहे हैं? नहीं, हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधिका की हिम्मत जवाब दे गई। वह खड़ी भी नहीं हो पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। सब उसे संभालते रहे, लेकिन राजेश को कोई परवाह नहीं थी। उसे मौका मिला और वह वहां से निकल गया। राधिका को उसकी बेटी ईशा और रामचरण अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। ईशा बहुत रोई अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर। रामचरण भी बहुत परेशान था। उसने ईशा से कहा, चुप हो जा, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। सारे टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट में हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर निकला, जिसने किडनी पर भी असर किया था। रामचरण के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। राधिका के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ने लगी। ईशा को घर भेज दिया गया और रामचरण अकेला अस्पताल में रहने लगा। अगले दिन सुबह सवेरे सुधा भी आकर मिल गई। पिता को चिंता में देख ईशा की हालत खराब हो गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वक्त कैसे निकलेगा। दूसरे दिन शाम को देर से घर लौटकर ईशा सीधे राजेश के घर गई। उसने बिना से कहा, चाची, मुझे चाचा से कहो कि कुछ पैसे दे दे। मम्मी की हालत बहुत खराब है। बिना बोली, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम खुद ही बात कर लो। राजेश अब खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में एयर कंडीशन भी लगवा लिया था। ईशा को देखकर उसने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बेटा, कैसी हो? मम्मी ठीक है? कुछ चाहिए तो बताना। ईशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, चाचा, आपसे विनती है, हमारे पैसों में से कुछ दे दो, बहुत जरूरत है। राजेश ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, इंतजाम करता हूं, और अगले दिन हॉस्पिटल जाने से पहले 20,000 रुपये दे गया। साथ ही कहा, इस महीने के पैसे आ गए हैं तो आपको बता देना। ईशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया और घर लौट आई। रामचरण ने जब पैसों का इंतजाम देखा तो मम्मी के इलाज की व्यवस्था करवाई। उसने ईशा से सब कुछ पूछा, लेकिन ईशा ने राजेश की बातें छिपा ली। राधिका की शुगर लेवल धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 6 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टर ने कहा था कि उसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी चाहिए, थोड़ी भी मानसिक दबाव उसकी हालत बिगाड़ सकती है। घर में अब भी तनाव बना हुआ था, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया था। फिर भी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सुधार की कोई किरण जल्द दिखाई देगी। राधा किसी तरह खाना पकाना और नाश्ता बना लेती, लेकिन शाम का भोजन तैयार करना ईशा की जिम्मेदारी थी। कपड़े धोने का काम रामचरण के जिम्मे था, जिसे वह धोकर सुखा देता। ईशा रात को उन्हें प्रेस करके रख देती थी। घर का सिलसिला इसी तरह चल रहा था। राधिका अपने छोटे बच्चों को देखकर तरस जाती, लेकिन उसने तय किया कि खुद को परेशान करके बीमार करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो घर बिगड़ जाएगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुधा और उसके भाई साहब ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन कभी पूछा नहीं। राधिका को सबने समझाया था कि जेठ की फैमिली की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, लेकिन राधा यही कहती, मेरे बच्चे खाए और भाभी के बच्चे भूखे रहें, ये मैं कैसे सह सकती हूँ। आज वही जेठानी थी जो राधिका को पूछती भी नहीं थी। हाँ, जरूरत पड़ने पर हाजिर हो जाती थी, लेकिन बिना सोचे कि बीमारी पर कितना खर्च हुआ होगा। रामचरण जो कमाते वह दोनों घरों की जरूरतों में ही खत्म हो जाता। वही राजेश बड़े आराम से जीवन बिता रहा था। उसे भाई के रिश्ते का कोई मान सम्मान नहीं था। पैसों ने दोनों घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। एक ही गली में रहते हुए भी आना जाना बंद हो चुका था। बीना ने भी अपना असली रंग दिखा दिया था। वह पूछने तक नहीं आई। राधा को बहुत सारी बातों का मलाल था, लेकिन उसने खुद को मानसिक उलझनों से दूर रखने का निर्णय किया। उसने सोचा, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर देखूंगी। बच्चे भी अपनी मां से चिपके रहते थे। उनकी चिंता थी कि कहीं मां की बीमारी और न बढ़ जाए। राधा का भाई बहुत दिनों से उससे मिलने की इच्छा रखता था। हालात थोड़े संभले तो एक दिन वह आ गया। राधिका ने बड़े मन से खाना बनाया। भाई ने खाना खाकर बहुत प्रशंसा की और बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। दोनों भाई बहन देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। रामचरण रात को ही आकर अपने साले से मिले थे, लेकिन वह खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। अमृतलाल को लगता था कि उनकी बहन रामचरण की सरलता के कारण ही दुख झेल रही है। अगली सुबह अमृतलाल ने राजेश से मिलने की बात कही तो रामचरण ने सहमति दे दी। जब अमृतलाल ने राजेश से मुलाकात की तो बिना कोई भूमिका बांधे उन्होंने सीधे सवाल दागा, राजेश, क्या किस्सा है? जो राधा बता रही है वही सच है, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? राजेश थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया, फिर बोला, भाभी सही कह रही है, मुझसे गलती हुई है। मैंने भाभी के पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए, और वह भी बिना पूछे। मैंने सोचा बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन घाटा हो गया। नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूं। राजेश की यह बातें सबको पता थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन अमृतलाल ने सोचा बिना बात बिगाड़े अगर पैसा निकाल लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर राजेश को डांटेंगे तो वह और ज्यादा अड़ियल हो जाएगा। राजेश ने सभी की ओर देखा और फिर रामचरण की तरफ हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने मना तो नहीं किया था। अमृत भाई को बेकार बुला लिया। हम तो भाई हैं, आपस में ही फैसला कर लेते।
रामचरण के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजेश, तुमने 20,000 रुपए महीना देने का विचार किया था, इससे घर कैसे बनेगा? राधा मरते मरते बची है। देवी माँ की कृपा से वह ठीक है। सब तुम्हारे कारण हुआ है और अब पछतावा करने आए हो? रामचरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमृतलाल ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और बोले, राजेश, तुम्हारी ये बातें झूठी हैं। मैं सब जान चुका हूं। 3 महीने इंसानियत के नाते तुम्हें दिए क्योंकि तुम इनके चचेरे भाई हो। अब इनके पैसे लौटा दो, इन्हें घर बनवाने दो, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दें, पुलिस का नाम भी मत लीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगा। उसकी आवाज में उसकी भावनाओं का साथ नहीं था। साफ था कि वह फिर झूठ बोल रहा था। अमृत ने पुलिस का नाम तो लिया, लेकिन राजेश को भी अंदाजा था कि ये लोग कुछ साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इस पूरे मामले में सुधा और शिवचरण बस तमाशबीन बने हुए थे। कुछ बोले नहीं, लेकिन सब कुछ देख रहे थे। शिवचरण, जो सट्टे और जुए का शौकीन था, सोच रहा था कि अगर उसे ये पैसे मिल जाते तो वह उन्हें दोगुना कर देता। इस विचार के साथ ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधा के मन में अजीब तरह की खुशी थी, जो उन लोगों के दुख में मिल रही थी जिनके बलबूते पर उनका घर चल रहा था। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें देख ऐसा लगता है कि भगवान ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। अमृतलाल के घर से जाने के बाद राधिका थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा कि अब राजेश किसी न किसी तरह से पैसे दे ही देगा। सुधा और शिवचरण की आपस में भले ही नहीं बनती हो, लेकिन जब भाई भाभी के खिलाफ कुछ करने की बात आती थी तो दोनों एक हो जाते थे। सही कहा है किसी ने, अगर किसी के सामने वाले की बुराई करनी हो तो वो जरूर बोलेगा कि आपने सिर ऊंचा कर लिया, लेकिन कोई भलमनसाहत का तमगा नहीं देगा। यह सोचकर कि पति ने कमाना बंद कर दिया है, राधा ने रामचरण के सामने सब कुछ भुलाकर अपनी जगह समझकर ही अपना जीवन जिया। एक दिन जब रामचरण दुकान नहीं गए थे तो राजेश घर आया। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने थैली रामचरण के हाथ में थमा दी और कुछ नाराजगी से बोला, ये लो, 60,000 रुपए हैं। अब 1,20,000 हो गए हैं, बाकी के 3,80,000 भी मैं लौटा दूंगा। लेकिन याद रखना, जिस तरह से आपने अपने साले के सामने मुझे नीचा दिखाया वो मैं नहीं भूलूंगा। और हाँ भैया, इसके बाद आपकी श्रीमती जी से मुझे कोई बात नहीं करनी है। राजेश का गुस्सा साफ छलक रहा था और राधिका को दुख हुआ। जब वो शादी करके आई थी तब राजेश छोटा सा था और आज वह इस तरह से उनके सामने खड़ा था। रामचरण ने बिना कुछ कहे पैसे गिने और फिर उन्हें अलमारी में रख दिया। साथ ही उनके मन में कुछ योजना चल रही थी। सुबह होते ही उन्होंने इंजीनियर को फोन किया और नक्शे बनवाने की बात की। छोटे से घर को बनाने की योजना बनने लगी थी। रामचरण की आंखों में नए घर के सपने साफ दिखाई दे रहे थे। नक्शा पास हो गया और घर बनना शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही पैसों की कमी महसूस होने लगी। राजेश को संदेश भिजवाया गया और आश्चर्यजनक रूप से उसने 40,000 रुपये भेज दिए। काम आगे बढ़ने लगा। दीवारें खड़ी हो गईं और फिर से 40,000 रुपये मंगाए गए। अब घर की छत डालने की बारी थी, लेकिन राधिका चिंतित थी कि कितना सीमेंट और लोहा लगेगा। इस चिंता में वह दिन रात घुलती रही। जब घर की छत डाली गई तो राधिका और रामचरण को अपार खुशी हुई। ईशा और बच्चे भी खुशी में आपस में बातें कर रहे थे। राधिका ने अपने भाइयों को भी सूचित किया, जो बहुत खुश हुए। पड़ोस की शांता मिलने आई और बोली, भाभी जाओगे? पास में वीना और राजेश भी जा रहे हैं, सुना है उनका भी घर बन गया है। राधिका एकदम से चौंक गई। क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ नहीं पता। शांता बोली, हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ। राजेश ने सबको बताया है कि वो जल्दी ही मोहल्ला छोड़ रहे हैं। राधिका का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को उसने बच्चों की तरह सब कुछ रामचरण को बता दिया। रामचरण बोले, ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। नहीं, आप हुआ तो नहीं है? रामचरण घर आए तो उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राधिका से उन्होंने कहा, तुम बेकार की चिंता छोड़ो और आराम से बैठो। देखो, मैंने सारा नया सामान जुटाया है। राधिका ने उन पर भरोसे भरी नजरों से देखा, लेकिन दिल में कहीं एक शक का बीज था। रामचरण ने कहा, अरे यकीन करो,
वो हमारा अपना खून है। थोड़ा बहक गया था, पर बुरा नहीं है दिल से। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में संदेह बना रहा। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक ईशा बाहर से दौड़ती हुई आई। उसे देखकर राधिका घबरा गई। क्या हुआ बेटा, इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? ईशा को गले से लगाते हुए राधिका ने पूछा। क्या हुआ, बताओ तो सही, ईशा ने कहा। माँ, आपको पता है, अंकल चले गए। राधिका चौंकी। कौन से अंकल? ईशा बोली। वो पास वाले, राजेश अंकल। घर में ताला लगा हुआ है। राधिका ने समझाने की कोशिश की। बेटा, हो सकता है कहीं गए हों, वापस आ जाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन ईशा ने जिद की। नहीं माँ, 3 दिन हो गए हैं, किसी को बताया भी नहीं, रातों रात चले गए। यह सुनकर सुधा भी बाहर आ गई और दोनों स्त्रियां सुनकर अवाक रह गईं। राधिका को तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है, क्या गलत। वह भागकर राजेश के घर पहुंची, जहां ताला लगा हुआ था। गेट पर किराए के लिए बोर्ड टंगा हुआ था, जिसमें मकान मालिक का नाम और नंबर लिखा था। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। विश्वास टूट चुका था। कुछ लाख रुपए के लिए राजेश ने अपने ही घर को छोड़ दिया, अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बताया। राधिका चुपचाप पलंग पर गिर पड़ी और आज आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आंखें सूख चुकी थी। छत की ओर देखते हुए वह चुपचाप लेटी रही। बच्चे रो रहे थे। दोनों बेटे अपनी मां के पास खड़े थे। ईशा पानी लाई और सुधा और शिवचरण दूसरे कमरे में राजेश की निंदा कर रहे थे। रामचरण को दुकान से बुलाया गया। राधिका मानसिक दबाव में फूट फूट कर रो पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। रामचरण ने सोचा कि इससे पहले की हालत और बिगड़े, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। वहां डॉक्टर ने बताया कि उसका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी दोनों किडनियों में थोड़ी थोड़ी क्षति हो चुकी है और एक में पत्थरी भी दिख रही है। लेप्रोस्कोपी का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सर्जरी करनी पड़नी थी। सर्जरी के लिए 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन रामचरण की किराने की दुकान से इतना पैसा जुटाना मुश्किल था। उधर राजेश अपनी नई सफलता पर खुश था। वह अपने परिवार के साथ एक नए और बड़े घर में बस गया था और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया था। उसने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। राधिका का पैसा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। उसने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा और अब वह एक नई जिंदगी जी रहा था। इस बीच राधिका की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह खाना नहीं खा पा रही थी, भूख मर गई थी और कमजोरी बढ़ गई थी। रामचरण परेशान थे, लेकिन सर्जरी के लिए पैसे जुटाना उनके लिए बड़ा संकट था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा जब पैसों की इतनी कमी होगी। जो धन जमा किया था वह 2 घरों में बंट गया। बचत की कोई उम्मीद नहीं रही और जेवरात के नाम पर राधिका के पास केवल 2 चूड़ियां और बलिया की एक अंगूठी ही थी। शिवचरण और रामचरण ने मिलकर सलाह मशविरा किया और फैसला किया कि घर पर लोन ले लिया जाए। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया और एक ऐसा घर खोज निकाला जिसकी छत को सुधारने की जरूरत थी। जल्दी जल्दी सौदा पूरा हुआ और लागत और प्लान मिलाकर अच्छी खासी राशि हाथ में आई। राधिका को इन सब की जानकारी नहीं थी। वह अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई थी। दूसरों के दुखों में सहारा देने वाली वह खुद मुश्किल में थी। उसकी किडनी का दर्द बहुत बढ़ गया था और ईशा उसकी मदद कर रही थी। बेटे यश और श्री भी खुश थे कि मां ठीक हो जाएगी और घर में खुशियां लौट आएंगी। जब पैसे हाथ में आए तो रामचरण ने कुछ पैसे अलग रख दिए। सर्जरी की तारीख पास आ रही थी। रामचरण ने राधिका को तैयार किया और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्टोन बहुत बड़ा था। राधिका बेहोश थी और रामचरण बेचारे चुपचाप उसे देख रहे थे। राधिका ने 25 साल अपने परिवार और बच्चों की देखभाल की, कभी कोई शिकायत नहीं की। अब वही लोग जिन्हें उसने अपना स्नेह दिया था उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रामचरण चुपचाप रोते रहे, आंसू पोंछते रहे। राजेश की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी निष्ठुरता की खामोशी बढ़ती जा रही थी। जब राधिका की कराह सुनकर सब दौड़े, उन्होंने उसे देखा कि वह बेहोशी की अवस्था में थी।
5 दिन बाद राधिका को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उन्हें रोज पट्टी करानी पड़ती थी। रामचरण की जिम्मेदारी कम हो गई थी और ईशा ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी। ईशा बहुत समझदार हो गई थी। राधिका के 3 भाई थे, लेकिन सब अपने में व्यस्त थे। अमृतलाल ही एकमात्र थे जिन्होंने राधिका की मदद की। उनकी शादी की सालगिरह पर रुपये 5 लाख देने का विचार किया और बहन की बीमारी की वजह से परेशान हुए। राधिका की हालत देखकर अमृतलाल चिंतित हो गए और अपनी पत्नी के साथ राधिका को देखने आए। दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू बह निकले। रामचरण ने खुद को सारी समस्याओं का कारण मान लिया और अपनी स्थिति पर गुस्सा किया। राधिका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, खाना बनाने लगी। ईशा सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन राधिका के अंदर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। कभी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, कभी शुगर। जीवन तालाब की तरह था, बाहर शांत और अंदर हलचल से भरा। उधर राजेश की जिंदगी सुखमय हो गई थी। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय सफल हो रहा था और बच्चों को अच्छे स्कूल मिल गए थे। राजेश ने सब कुछ भुला दिया था और अपनी नई जिंदगी जी रहा था। राधिका की स्थिति को लेकर राजेश ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन राधिका के पेट में फिर से भयंकर दर्द हुआ। अस्पताल में फिर से सारे टेस्ट किए गए और पता चला कि किडनी में फिर से स्टोन हो गया है। दूसरी किडनी में भी बहुत खराबी थी। इलाज चल रहा था, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि डायलिसिस भी नहीं हो पा रही थी। पहली किडनी में जिसमें स्टोन निकाला गया था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर थी। जब यह खबर राजेश तक पहुंची तो उसने सुनकर भूलने की कोशिश की। ऊपर वाले के खेल कितने विचित्र है। सभी की दुआएं इस आशा के साथ थी कि राधिका ठीक होकर घर लौटे। ईशा, सुयश और श्री, जो स्वयं भी रामचरण जी की उदासी और अवसाद से ग्रस्त थे, सबने मिलकर साहसिक प्रयास किए। उनकी जीवनधारा अब घर, अस्पताल और दुकान के बीच बह रही थी। डॉक्टर ने रामचरण को स्पष्ट कर दिया था कि राधिका की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उसकी बॉडी किसी और की किडनी को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। दोनों किडनियां तेजी से क्षति की ओर बढ़ रही थी। ईशा और दोनों भाइयों को इस विकट स्थिति की जानकारी नहीं थी। रामचरण अकेले इस विशाल बोझ को अपने दिल में छुपाए हुए थे। ईशा को पूरी उम्मीद थी कि उसकी मां ठीक हो जाएंगी, लेकिन उम्मीदें कभी पूरी भी नहीं होती। एक समय ऐसा आया कि राधिका कोमा में चली गई। अस्पताल में 2 दिन कोमा की स्थिति में बिताने के बाद सुधा, जो राधिका से काफी जलती थी, को घर की बागडोर सौंप दी गई। सुधा का अपना बेटा भी अच्छी नौकरी में आ गया था। दोनों भाई भी एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे थे। रामचरण अब दुकान जाते थे और सारे काम नौकर करते थे। शिवचरण भी इस दुनिया से चले गए थे। रामचरण का सारा मोह अपने बच्चों में था, जो उनकी राधा की निशानी थी। संस्कारी और बुद्धिमान यश ने बिना दहेज और दिखावे के विवाह किया। यश तेज पढ़ाई में था और जल्दी नौकरी भी लग गई। राधिका की अनुपस्थिति से परिवार दुखी था। खुशी या उदासी में राधिका हमेशा उनकी यादों में जीवित रहती थी। रामचरण अब दुकान से रिटायर हो चुके थे। बेटों ने उनका भरपूर सेवा की और घर नाती पोतियों से भरा रहता था। समय बीत चुका था, वर्ष बीत चुके थे और ईशा को भी चश्मा लग गया था। बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन सुबह सवेरे ईशा के पास फोन आया, जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह गई। फोन से सूचना मिली कि राजेश का एकमात्र बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी 2 किशोर बेटियां भी थी। दाना पोतियों की जिम्मेदारी राजेश के सिर पर आ गई थी और पत्नी भी बीमार थी। ईशा ने सोचा कि हम दुखी हैं, जो हमारे सारे दुखों के कारण है और जिनकी वजह से हमारी मां को जल्दी ही छीन लिया गया। उसने समझा कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। अच्छा या बुरा, कफन में जेब नहीं होती। इंसानी मोह माया मरने के बाद बेकार हो जाती है, चाहे कुछ छोड़ा हो या अनंत धन संपत्ति जमा की हो। जब हम अच्छा करते हैं तो मालिक देखता है, और जब अन्याय करते हैं तो वह भी देखता है। आखिरकार हर कर्म का फल मिलता है। राजेश ने जिन बेटों के लिए इतनी मेहनत की, आज उनका जवान बेटा अपनी छोटी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। अब राजेश के सामने पोतियों की जिम्मेदारी और जवान बेटे की कमी का दुख था। राधिका के बच्चे संस्कारी और अच्छी नौकरी में थे।
और अपने पिता की सेवा कर रहे थे। राधिका जल्दी काल के गाल में समा गई, लेकिन रामचरण की सेवा भरपूर हो रही थी। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।